हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के 2025 के चैप्टर 1 से चैप्टर 6 के बीच में आंसर सहित के वीडियो मिलेगा। 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। जी हाँ आज के इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के 5 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर सहित मिलेगा। जी हाँ पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला नंबर ये लिखा है असंख्य जनन क्या है, उदाहरण देकर समझिए। 2023 में आया है, 2024 में आया है, 2 साल लगातार आया है। अगले ही साल की बात है कि असंख्य जनन क्या है, उदाहरण देकर समझिए। ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूरा समझाऊंगा, विस्तृत लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। ठीक, लिखा क्या है, पौधों में जब लैंगिक जनन या युग्मन संलयन या अर्धसूत्रीय विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को असंख्य जनन कहते हैं। इसकी खोज बिकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो बिकलर नामक वैज्ञानिक थे उसने खोज की थी। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर क्या लिखना है, कायिक जनन। दूसरा नंबर क्या है, अनिकेश बीजता जनन। क्या लिखना है, कायिक जनन। अब कायिक जनन के अंदर क्या लिखना है कि इस प्रकार के जनन में किसी कालिका से जो तना या पत्ती उत्पन्न होती है उसे नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे कि गन्ना हो जाएगा, आलू, इसमें बिया निर्माण नहीं होता है। दूसरा नंबर क्या लिखा है, अनिषेक बीजता है ना। इसमें क्या लिखा है, इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है। कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्या है, परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों मेरे भाई 5 नंबर में आता है। जी हाँ 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। आंसर क्या लिखना है, ऐसा लिखना है, परागकोश में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वातिकार्ग तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। परागण के बाद पुकेंसर है ना और दल गिर जाते हैं। बाह्य दल या तो गिर जाता है या फल में लिप्त हो जाता है। परागण 2 प्रकार का होता है। हेडिंग का डालना है स्वपरागण, दूसरा नंबर करता है पर परागण। ये 2 प्रकार के परागण होते हैं। तो स्वपरागण में क्या हेडिंग डालना है कि जब किसी एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वातिकार्ग अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वातिकार्ग पर पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। अब देखिए हेडिंग दूसरा नंबर का डालना है, हेडिंग डालना है कि पर परागण, जब किसी एक पुष्प के परागण का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वातिकार्ग पर पहुंचते हैं तो इस घटना को पर परागण कहते हैं। पर परागण के लिए पुष्प को माध्यमों की पर निर्भर रहना पड़ता है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 नंबर में आता है। तो आपने इसके साथ ले ही लिया होगा। चलिए कल आएगी वीडियो फिजिक्स पर, जो कि 3 नंबर वाले 5 नंबर ले रहेगा, पार्ट 2, जो कि अभी नहीं लाया हूँ लेकिन ला रहा हूँ, चिंता ना करिए। चलिए बताता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है शुक्र जनन क्या है। शुक्र जनन के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 2019 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है। IMP इंपॉर्टेंट है। आंसर की जगह वर्षण में शुक्र जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। नंबर के लेना है गुणन अवस्था है ना। दूसरा अब इसके अंदर के लेना है इस अवस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये द्विगुणित होती हैं। नंबर करना है कि वृद्धि अवस्था के अंदर के लेना है इस अवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। तीसरा नंबर क्या लेना है कि परिपक्व अवस्था। अब इसके अंदर क्या लेना है कि इस अवस्था में प्राथमिक शुक्राणु, देखिए 5 नंबर में आता है, वही लिखा है कि इस अवस्था में प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा इनके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पूर्व शुक्राणु कोशिका बनती है। बाद में इन्हीं के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये 3 अवस्था आपको लिखना होगा, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्व अवस्था, तब आपका शुक्राणु जनन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। जो कि देख सकते हैं हमारे पास, जो कि मैंने 2018 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, मतलब लगातार इंपॉर्टेंट आया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। आंसर क्या लिखना है कि परख नली शिशु ब्रैकेट लिखना है, ब्रैकेट के अंदर IVF तकनीक
फिर लिखना है ऐसे दंपतियों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर में शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है। इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणुओं को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर शरीर के आंतरिक तापमान जितने तापमान पर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से प्रणाली में निषेचित कराया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को अतः पात्रे निषेचन भी कहते हैं। इसके बाद तैयार भ्रूण को महिला के अतः गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या प्रणाली शिशु कहते हैं। मेरे भाई ये पूरा अगर देखा जाए आने में तो ये 5 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 8 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है। अभी क्वेश्चन है मेंडल के पृथक्करण नियम वाला, जो कि और इम्पोर्टेंट है, उसको भी बताएंगे आंसर सहित। इतना आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। कल कैसी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कर देना है। वीडियो कैसे लग रहे हैं ये बता देना है। चलिए बात करता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मेंडल के प्रभाविकता का नियम तथा वर्णन कीजिए। आंसर जगह इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के संतान में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। बस हो गया, ये 3 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने लिख दिया गलती से इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट तो है। मेंडल की प्रभाविकता का नियम तथा वर्णन कीजिए 3 नंबर में आता है। ठीक, अब इसी का एक क्वेश्चन और है, वो 5 नंबर में आता है। चलिए उसको देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण देते हुए समझाइए। मेंडल के पृथक्करण नियम को उदाहरण देकर समझाइए या उदाहरण देते हुए समझाइए। परिभाषा वाला क्वेश्चन है। आंसर क्या लिखना है कि इस नियम के अनुसार किसी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्म का एक जीन पहुंचता है, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इसे युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, जो कि 5 नंबर में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मतलब मानव में लिंग निर्धारण जो होता है वो कैसे होता है। देख सकते हैं 2014 में आया, 16 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 23 में आया, 24 में आया। लिखना क्या है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे कि पहले नंबर के लिखा है दैहिक या कायिक, दूसरा नंबर लिखना है गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र। ठीक, अब लिखना क्या है दैहिक या कायिक में क्या लिखना है 22 जोड़ों या 22 जोड़ों देखो चाहे 22 जोड़ी, तो 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में समान होते हैं। इन्हें कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो मादा में XX तथा पुरुष में XY होता है। मादा में क्या होता है XX होता है तथा पुरुष में कैसा होता है XY होता है। युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें स्त्री में बने हर युग्मक 22+X गुणसूत्र तथा पुरुष में 2 प्रकार के है ना युग्मक होते हैं, एक 22+X तथा एक 22+Y गुणसूत्र वाले होते हैं। ठीक, निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु जब अंड से मिलता है तो युग्मनज 44+XX तथा 44+XY का निर्माण होता है। इस प्रकार लिंग का निर्धारण शुक्राणु से होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसको आपको रट लो, चाहे आप बना करके लिख देना है तब भी चल जाएगा। बस खाली एक चीज़ याद करना है, 2 चीज़ याद करना है, दैहिक या कायिक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र, बाकी आप बना भी सकते हो, कोई बात नहीं है, मिल जाएगा नंबर। ठीक, चलिए अब बात करता हूँ 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कार्य के आधार पर आरण्य कितने प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर आरण्य कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। IMP है, मतलब इंपॉर्टेंट है। आंसर देख सकते हैं कितने बार आया पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2015 में, 18 में आया, 19 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक, लिखना क्या आंसर है कि यह अधिक अणुभार वाली एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इसकी संरचना DNA से भिन्न होती है। इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा होती है,
तथा थाइमिन क्षार के स्थान पर यूरेसिल क्षार होती है। कार के आधार पर आरएनए 3 प्रकार का होता है। कार के आधार पर आरएनए कितने प्रकार का होता है? तो कार के आधार पर आरएनए 3 प्रकार का होता है। फिर लिखना क्या है? नंबर 1 स्मॉल आर आरएनए, जिसे बोलते हैं क्या है? राइबोसोमल आरएनए। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा कि ये आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। यह कुल आरएनए का 80% भाग होता है। 80% भाग होता है। यह केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। यह राइबोसोम की रचना में भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होती है। हमें कहना है ना स्मॉल टी आरएनए स्थानांतरण आरएनए, या इसमें क्या कहना है कि यह कोशिका की कुल आरएनए का 15 से 18% भाग होता है। यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल के अणुओं को पकड़कर राइबोसोम पर लाते हैं। तीसरा नंबर क्या लिखना है? स्मॉल एम आरएनए संदेशवाहक आरएनए। इसमें क्या लिखना है कि यह कुल आरएनए का 30 से 5% भाग लेता है, या फिर लेता है लिखो चाहे होता है लिखो। ठीक, तो लेता नहीं लिखना। ठीक, 3 से 5% भाग होता है। इसका निर्माण कोशिका के डीएनए सांचे पर होता है। यह केंद्रक से आदेश लेकर के राइबोसोम पर प्रोटीन बनाता है। 8वां नंबर पे कंप्लीट। ये अगर क्वेश्चन आपको चाहे रटना है चाहे बना के लिखना है, कैसे भी लिखना है, लिखना जरूर है कि कार के आधार पर आरएनए कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए, जो कि 5 नंबर में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन का है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही है। पूरे बायो की बात कर रहा हूँ। ठीक, हाँ ये है कि आने के चांस 90% से हमेशा हर साल आता है। अब इस बार देखो आए कि ना आए, लेकिन तुम्हारा किस्मत जाने। ये चीज़ है, आप चाहे रटो इसे चाहे बना के लिखो, लेकिन इसे आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक, चलिए बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? लेमार्कवाद को समझाइए। लेमार्कवाद क्या है? 2018, 19, 20, 22, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर लिखना है कि लेमार्कवाद में 2 सिद्धांतों का समावेश किया गया है। नंबर 1 लिखना है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। इसके अंदर लिखना है कि लेमार्क के अनुसार कोई भी जीव जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है उस अंग का अधिक विकास और वृद्धि होती है, तथा जिस अंग का उपयोग नहीं होता है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। कोई भी चीज़ हो, अगर किसी चीज़ का उपयोग करेगा तब तक वो बना रहेगा, अगर उपयोग नहीं करेगा तो वो अपने आप लिप्त हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर लिखना है, हेडिंग डालना है उपार्जित लक्षणों की वसांगति। इसमें क्या लेना है? लेमार्क के अनुसार, लेमार्क एक वैज्ञानिक का नाम है, वही लिखना है लेमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है। यह उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं तथा धीरे धीरे यह एक नई जाति बन जाती है। ठीक, जो कि इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर में 5 नंबर में आता है। लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब सबसे लास्ट वाला क्या है, मतलब आखिरी नंबर क्वेश्चन क्या है? 10वां नंबर। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? स्टेनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। मिलर ने एक बड़े क्लास में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस को 2:1:2 के अनुपात में लिया। गैसीय मिश्रण ठीक को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया। दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जलवाष्प बनाई जिसे एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रभावित किया। इसके बाद दोनों के मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया। ठंडे मिश्रण को यू आकार नली में एकत्रित किया गया जो गंदे लाल रंग का द्रव था। ये मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन, जो कि IMP मतलब इम्पोर्टेंट तो है मेरे भाई। ये 5 हमें पूरा आता है। ठीक, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब कैसी वीडियो चाहिए कल कमेंट जरूर करना है ना। हाँ, ये है कि इम्पोर्टेंट है, मेंडल वाला नियम ज़्यादा जरूरी है। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कल वीडियो आएगी फिजिक्स के पार्ट